वेलकम टू कॉमर्स यूनिवर्स। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैट्स का सब्जेक्ट, जिसमें आज हम शुरू करेंगे आपका न्यू यूनिट, आपका सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा कवर होगा वो आपका रहेगा कोरिलेशन के जो मेजर होते हैं उसमें पढ़ेंगे आपको कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट जो है कोरिलेशन का वो, और बायवेरिएट डेटा क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायवेरिएट डेटा आपको क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें नाम है आपको बाय का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे बाइसाइकिल होता है तो उसमें हम बाय लगाते हैं, है ना। कोई भी और चीज़ होती है तो बाय का मतलब क्या हो गया, दो, जो हम किसी दो चीज़ की बात करते हैं तो बाय वर्ड लगाते हैं। तो बायवेरिएट डेटा का मतलब क्या हो गया, बायवेरिएट डेटा रेफर टू अ सेट ऑफ डेटा दैट इन्वॉल्व टू डिफरेंट वेरिएबल साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब आप दो डिफरेंट वैल्यूज को, है ना, जैसे हमने अभी तक से पहले जो पढ़े थे आपके मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी वगैरह थी, है ना, एज को जो हम निकाल रहे थे पहले आपके, वो क्या था, सिंपल एक सिंगल डाटा के लिए निकाल रहे थे। इसमें दो वेरिएबल्स, ठीक है ना, एक्स वाई मानेंगे उन वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स होंगी, उन दोनों को साथ में हम क्या करेंगे, उनका एनालाइज करेंगे डाटा को, है ना, दो वेरिएबल से डाटा को हम एनालाइज करेंगे। तो ये क्या होगा, जहाँ पर दो वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व होती हैं उस डाटा को हम कहते हैं बायवेरिएट डेटा। ठीक है, ईच पेयर ऑफ वैल्यूज इन बायवेरिएट डेटा सेट रिलेट टू द वन अनदर, दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होती है ना। इसलिए हम आपको जो है कोरिलेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे किस तरीके से दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर कलेक्टिंग डाटा ऑन द हाइट एंड वेट, ठीक है, जैसे आप कोई भी एक इंसान है ना, कोई भी, उसका आप हाइट और वेट दोनों को साथ में मेजर कर रहे हैं, दोनों को साथ में आप उनको डाटा आपने कलेक्ट किया, उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाइट को भी और वेट को भी। तो ये क्या हो गया, ये आपका बायवेरिएट डेटा हो गया। ठीक है ना, ईच पर्सन डाटा पॉइंट वुड कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, तो हर इंसान के जब निकालेंगे तो आप दो चीज़ें लेंगे, एक उसकी हाइट की वैल्यूज अलग लेंगे, है ना, जो मतलब इंसान ले रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, उनकी हाइट और वेट दोनों को साथ में आप मेजर करेंगे, है ना। जैसे कोई एक इंसान हो गया तो उसकी हाइट और वेट, दूसरा इंसान हो गया उसकी हाइट और उसका वेट। ठीक है, तो एक इंसान के आप दो वेरिएबल्स को एक साथ में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बायवेरिएट डेटा होता है। और जो बायवेरिएट डेटा होता है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें पहले पढ़ा होता है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम बायवेरिएट डाटा को भी की भी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे ये क्या है, ये आपके पास एक बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में, है ना, यानी स्टूडेंट्स हैं उनका हम साथ में क्या कर रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स में क्या मार्क्स हैं और मैथ में क्या मार्क्स है, तो उनको साथ में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बायवेरिएट डेटा हो गया, है ना, स्टूडेंट की मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का डाटा ले रहे हैं, तो बायवेरिएट डेटा ही हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होंगी 0 से 4, 4 से 8, है ना। ये क्या होगा, ये बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है, क्योंकि मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ आपकी, तो हम जो बनाते हैं टेबल वो कुछ इस तरीके से बनती है आपकी। ठीक है, और जो बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है वो किस तरीके से होती है, एक आप ऊपर वाई जो वेरिएबल उसकी वैल्यूज लेंगे और जो एक्स वेरिएबल उसकी वैल्यूज आप कुछ इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो जो वाई है, वाई आपका क्या हो गया, मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, मैथ में जो मार्क्स है वो उससे हमने वाई कंसिडर कर लिया, और जो स्टैट्स में मार्क्स है उससे हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखते हैं तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स कोमा वाई। ठीक है, इसे एक्स कोमा वाई लिखा जाता है, तो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है। तो ये आपके हो गए, और स्टैट और मैथ्स में मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के निकालने हैं तो इस तरीके से होंगे। मैं कहना चाहता हूँ किसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या है ना, तो एक्स और वाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है, समझेंगे इसे। ठीक है, तो जैसे ये वाई है, ठीक है, तो वाई की फ्रिक्वेंसी ये हो गई, एक्स की फ्रिक्वेंसीज ये हो गई यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्क्स जिनके बच्चों के 0 से 4 मैथ्स में, ठीक है, मेरे 0 से 4 जो मार्क्स हैं बच्चों के, वो कितना है, वो एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स क्या है, मैथ में 0 से 4 है। फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ी हुई, समझी हुई है पहले भी, है ना, फ्रिक्वेंसी समझ में आती होगी आपको। तो 0 से 4 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, सिर्फ एक बच्चा ऐसा जिसके मार्क्स है मैथ में 0 से 4 के बीच में। ठीक है, और स्टैट में 0 से 4 और मैथ में 0 से 4 एक स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर 4 से 8, है ना, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्या है आपके मैथ में 4 से 8 तक है। ठीक है, मैथ में 4 से 8 एक बच्चे के हैं। ठीक है, और स्टैट में 0 से 4 एक बच्चे के हुए। ठीक है, यानी एक बच्चा ऐसा है जिसके मैथ में 4 से 8 है ना, मैथ में उसके 4 से 8 मार्क्स है, और स्टैट में उसके 0 से 4 मार्क्स है। ठीक है, फिर सेम ऐसा बच्चा जिसके मैथ में 4 से 8 और स्टैट में भी 4 से 8 हो। चार बच्चे ऐसे हो गए जिनके मैथ में 4 से 8 के बीच में मार्क्स हैं और स्टैट में भी 4 से 8 के बीच में मार्क्स हैं। इस तरीके से आपके हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पढ़ते हैं। ठीक, फिर इनका टोटल हम कर देते हैं, ये टोटल वाली साइड आपकी हो गई। ठीक है, इन सबको इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे लास्ट में जैसे आपका हो गया कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 16 से 20 है, मैथ में 16 से 20 हों आपके, और स्टैट में 0 से 4 हों। तो एक बच्चा ऐसा नहीं जिसके मार्क्स 16 से 20 मैथ में हो और स्टैट में 0 से 4 हों। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे कोई कोई है ही नहीं, कोई मार्क्स ही नहीं है। ठीक है, फिर आपके ऐसे बच्चे जिनके मैथ में 16 से 20 और स्टैट में भी 16 से 20 हो, है ना, स्टैट में भी 16 से 20 हो और मैथ में भी 16 से 20 हो। तो ऐसे 3 बच्चे हैं, ये दिखते होंगे आपको यहाँ पे ना। तो ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मैथ में और स्टैट में 16 से 20 के बीच में मार्क्स हैं। ठीक है, इनका टोटल आपका हो जाता है, ये टोटल वाली साइड है आपका, इनका टोटल इस पूरी रो का आपका टोटल हो गया। ठीक है, इस पूरी रो का टोटल ये हो गया, इस पूरी रो का टोटल आपका ये हो गया। फिर सेम इस पूरी कॉलम का 0 से 4 जो वाई वाला कॉलम है इसका पूरा 3 हो गया। ठीक है, इसका पूरा टोटल 8 हो गया। ठीक,
और इन सबका टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है ना आपकी, ये इस कॉलम और रो की टोटल कितनी हो गई, वो आपका 50 आ गया है ना। यानी बच्चे कितने हो गए टोटल, टोटल 50 बच्चे आपके हो गए है ना। ये आपका होता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इस तरीके से हम दो वैल्यूज को साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ भी ये फ्रीक्वेंसी में किस तरह से कंपेयर करते हैं वो आपको इस तरह से टेबल बना के आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक। जैसे आपको पता है कि ये सब आपका क्या हो गया, जैसे वन, ये वन लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 है, 4 है, 2 5 है, ये आपके सेल्स होते हैं, है ना। जैसे आपने एक्सेल में देखोगे कि आपके रोज और कॉलम की, ये सारे कॉलम हो गए, ये कॉलम्स हो गए और ये रोज हो गई, और ये जो सिंगल सिंगल है आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सेल्स हो जाते हैं, है ना। ये तो जो आपके वर्टिकल है ये आपके कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है ये आपके रोज होती है, और जो ये आपके पॉइंट्स हैं ना, 1 2 3 4 5 ये जो बने हुए हैं, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपका जैसे आपका सेल्स हो गए, तो मुझे नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, तो सिंपल है ना। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 5 5 ऐसे आपके आ रहे हैं, 5 के वर्टिकल रोज में आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 5 के वर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 तक कर दो आप, ठीक है। तो अगर सेल्स निकालना है तो सिंपल आपका m इंटू एन कर देंगे। m आपका क्या हो गया, m आपका हो गया नंबर ऑफ आपके रोज, है ना, एंड आपका नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो गए, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, सेल्स आपके निकल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25 हो गए टोटल आपका। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल बनी है, इसमें कितने टोटल सेल्स हैं, 25 सेल्स, ठीक है। फिर आता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, ये जो आपने यहाँ पे वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, ये पूरा वाई वाला कॉलम, ये पूरा वाई में आपने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, ये, ठीक है, ये एक्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। ये जो पूरा ये जो हिस्सा है, ये आपका एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, और एक आपका ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी ये जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट आपकी की हुई है मार्क्स की। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट डेटा का निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा इसमें दो ही तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा हुआ है, एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ है, तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बाइवेरिएट डेटा के केस में हमेशा दो ही आपके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना, एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, सिंपल। फिर आपका आता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे मार्क्स बताओ आप, है ना, कि ऐसे स्टूडेंट से मार्क्स बताओ जिनके स्टैट में आपके 0 से 4 हैं, ठीक है, और मैथ में उनके 4 से 8 है, इस तरीके से बताओ। तो ये आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स बिटवीन 4 से 8, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनके जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स में 4 से 8 के बीच में है, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स मैथ में 4 से 8 के बीच में है, उनके स्टैटिस्टिक्स में क्या मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले ऊपर देखें एक बार, ठीक है, तो 4 से 8 ये रहे मैथमेटिक्स में बच्चे जिनके मार्क्स 4 से 8 हैं, तो ये रही वो कॉलम जहाँ पर बच्चों के मार्क्स क्या है, 4 से 8 है मैथ में। तो उनके स्टैट्स में क्या मार्क्स हैं, स्टैट्स में उनके क्या मार्क्स हैं, ठीक है, सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो जिस बच्चे के मार्क्स मैथ में 1 है, उसके स्टैट में भी कितना है, 1 हो गया, ठीक है। फिर 4 से 8 बच्चे जिनके मैथ में, उनके स्टैट में कितना हो गया, स्टैट में फिर 4 हो गया, ठीक है। फिर आपका कितना हो गया, 2 हो गया स्टैट में, फिर अगेन कितना हो गया, स्टैट में 1 हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 4 से 8 के बीच में है, उनके स्टैट में ये रहे मार्क्स आपके, ठीक है। तो नीचे टेबल में देख लेते हैं इसे, है ना। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी 0 से 8, है ना, 8 से 12, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है, जो हमने ऊपर से उठाई आपकी कहाँ से, ये आपकी ये फ्रीक्वेंसीज आपकी होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्टैट में मार्क्स निकालने हैं उनके, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 4 से 8 के बीच में, तो पहले स्टैट में 0 से 4 एक बच्चे के हो गए, फिर ये 4 से 8 4 बच्चों के हो गए, फिर ये 12 1 0, ठीक है। टोटल 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके जिनके मार्क्स क्या हैं, मतलब जिन बच्चों के मार्क्स मैथ में 4 से 8 हैं, है ना। 8 बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स मैथ में 4 से 8 हैं, उनके स्टैट्स में ये रहे मार्क्स, ठीक है, 1 4 2, ठीक है, 1 0, इस तरीके से आपके हो गए, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशनल तो ये आपकी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपकी मल्टीपल बन सकती है इसमें ना, जैसे 16 से 20, है ना। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स मैथ में 16 से 20 हैं, उनके स्टैट में क्या मार्क्स हैं, ठीक है। तो देख सकते हो मुझे 1 1 5 3 ये स्टैट से मार्क्स हो गए। या उल्टा भी हो सकता है, ऐसे बच्चे जिनके स्टैट में 16 से 20 हैं, ठीक है, जिन बच्चों के 16 से 20 हैं स्टैट में, उनके मैथ्स में क्या मार्क्स हैं, तो 0 0 1 5 3, है ना, ये मार्क्स हो गए उनके मैथ में। तो इस तरीके से आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है आपकी, मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल एम, टोटल ये रोज हो गए आपकी, कॉलम्स 1 2 3 4 5 5 कॉलम, ठीक है। तो एम, और आपकी रोज हो गई 1 2 3 4 5 5 आपकी रोज हो गई, तो 5 + 5, ठीक है। एम आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स और एन आपके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितनी हो गई टोटल, ये आपकी टोटल 10 हो गई। तो 10 आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको बाइवेरिएट डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये चीज़ आपको अपनी याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आपको कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, जब भी दो चीज़ें आपस में रिलेटेड है ना, को मतलब आपस में, मतलब दो चीज़ें, दो या सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती है, उसमें कोरिलेशन कहते हैं, जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स में जो पढ़ते हैं, तो कोरिलेशन रेफर टू द स्टैटिकल मेथड दैट डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू द विच द टू वेरिएबल चेंज टुगेदर, ठीक है। जहाँ पर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, आपस में वो चेंज हो रही है, ठीक है। अगर एक को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी भी चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, आपस में रिलेटेड है वो आपकी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ, क्या उनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कितनी ज़्यादा, मतलब एक को मैं अगर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ भी हमें बताता है और डायरेक्शन भी बताता है ना, कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या
सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, ये भी हमें ये बताता है आपका कोरिलेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब अगर दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे दोनों को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने एक्स को बढ़ाया तो वाई भी आपका क्या हुआ, आपका वाई भी बढ़ गया, ठीक है। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों में सेम रिलेशन है। मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ तो वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेम रिलेशन हो गया, ठीक है। तो सेम रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं आपका, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दोनों वेरिएबल साथ में सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। सेम आपका वाई आपका डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आपका एक्स भी डिक्रीज हो रहा है ना, एक्स और वाई दोनों आपके डिक्रीज हो रहे हैं साथ में, तो यहाँ भी सेम रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ सेम रिलेशन वो आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव कोरिलेशन आपका हो जाता है, ठीक है ना। ये भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर आपका एक्स क्या हो रहा है, एक्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, और एक्स को बढ़ने की वजह से जो वाई है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट हो गया आपका, ठीक है। और जहाँ अपोजिट हो गया वो आपका क्या हो गया, जहाँ पॉजिटिव आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। सेम आपका अगर ये आपका डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है और वाई आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ भी अपोजिट हो रहा है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। अब ये भी अपोजिट है तो क्या हो गया आपका, जहाँ पे अपोजिट है वो नेगेटिव रिलेशन मतलब आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम कोरिलेशन कहते हैं, है ना। मैं एक वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, दूसरा भी चेंज हो रहा है, या तो पॉजिटिव रिलेशन में या नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा ऊपर रिलेशन आपके, ये हम कैसे आपको मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं आपके पास, ठीक है। जैसे स्कैटर डायग्राम हो गया, ठीक है, कार्ल पियर्सन का आपका प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन होते हैं, है ना। और भी आपके होते हैं 5 कोरिलेशन भी आपका होता है, काफ़ी सारे होते हैं। सिलेबस में हमें अभी जो मेन फोकस करना है वो आपके 4 पे भी फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे कॉमन इसमें जो आता है आपका वो स्कैटर डायग्राम होता है ना। इसमें क्या करते हैं, पिक्चरल एकदम ग्राफ को देखकर समझते हैं, ठीक है। तो पहले स्कैटर डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये स्कैटर डायग्राम होता है ना, आपने कभी कभी बनाया होगा आपके एक्सेल में या कभी देखा होगा। तो ये आपका स्कैटर डायग्राम होता है। अब जो स्कैटर डायग्राम होता है, ठीक है, ये आपको क्या देता है, ये आपको जो भी आपके वैल्यूज में लीनियर रिलेशनशिप बताता है। लीनियर मतलब क्या होगा, सिंपल आपका एक सीधी लाइन में जो जाता है, लीनियर आपने पढ़ा होगा अपने लीनियर इक्वेशन वगैरह जो होती हैं, है ना। यहाँ पे एक्स पावर 1 होती है आपकी सिंपल, ठीक है। तो लीनियर आपका ये आपकी लीनियर ग्राफ होते हैं, लीनियर कर्व, ठीक है, लीनियर कर्व इसे बोलते हैं, ठीक है। और साथ साथ ही कर्वी के लिए भी आपको मेजर करवाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो बनता है कर्व भी आपने पढ़ा होगा, हाइपरबोला वगैरह जो बनते हैं उनको भी मेजर आपका करवाता है, ठीक है। तो अभी हम लीनियर जो ग्राफ है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे जैसे स्कैटर डायग्राम आपके पास हो गया, तो जो आपकी स्कैटर डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 अलग ग्राफ दिख रहे होंगे। तो जो पहला वाला ग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं, जो डाटा है ना, जो वेरिएबल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं आपस में, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं ऊपर की तरफ ना, ये इस तरीके से जा रही हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा, जब मेरी वैल्यूज जब मेरे डाटा की वैल्यूज जो मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव होता है मेरा, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये काफी दूर दूर है आपस में, डाटा वैल्यूज काफी दूर दूर हैं, तो ये लो पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ भी ज़्यादा ऊपर ही रहा है, यानी है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। लेकिन ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपस में एकदम बिल्कुल काफ़ी चिपके हुए हैं ना, स्कैटरनेस जो है वो काफ़ी कम है इनके बीच में। तो ये आपको क्या हो गया, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन आपका हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे आपकी सीधी लाइन एक जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, परफेक्टली एकदम आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है मुझे ये, तो ये आपका पॉजिटिव आपका क्या हो गया, कोरिलेशन आपका हो जाता है, ठीक है। इसका अपोजिट फिर नेगेटिव वाला हो जाता है आपका, है ना, जो आपकी वैल्यू डाउन जा रही है, डिक्रीज हो रही है ना, कुछ इस तरीके से जा रही है डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। काफ़ी दूर दूर है वैल्यूज तो नेगेटिव लो, ठीक। ये भी नेगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे की तरफ वैल्यूज जा रही है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, नेगेटिव हाई, ये नेगेटिव हाई आपका हो जाता है। फिर आपका ये परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है, सीधी लाइन दिख रही है नीचे जा रही है, तो ये आपको होगा नेगेटिव परफेक्ट, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो स्कैटर डायग्राम है उसको भी हम देख सकते हैं, है ना। हालांकि इसमें काफ़ी इसकी लिमिटेशन ये है कि काफ़ी आपको उसमें टाइम लगता है ना, आप ड्रॉ करोगे, आप उसमें वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। क्या आप इसमें कहीं देख रहे हैं वैल्यूज आपको नहीं मिल रही है, सिर्फ आप पिक्चर देख के निकाल रहे हैं कि मेरे को कितना रिलेशन, मतलब नंबर्स में आपको पता नहीं चल रहा है कि नंबर्स में कितना कोरिलेशन मेरे पास आ रहा है, वैल्यूज नहीं मिल रही है, ठीक, पिक्चर्स आप देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आप बनाओगे ग्राफ वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी लिमिटेशन इसकी होती है ना। फिर ये आपका जीरो कोरिलेशन, जहाँ पे आपको दिख रहा है कोई मुझे डायरेक्शन नहीं दिख रही कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या हो रहा है ना, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा मुझे, तो ये क्या हो गया, ये जीरो कोरिलेशन आपका होता है ना। तो इसमें हमने ऊपर देखिए काफ़ी लिमिटेशंस थी कि आपको वैल्यूज नहीं मिल रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है आपका ग्राफ मेथड। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जो होता है ये आपका सबसे आइडियल मेजर माना जाता है ना, सबसे ज़्यादा मेजर जो यूज़ करा जाता है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, एकदम परफेक्ट मेजर माना जाता है किसका, आपका कोरिलेशन के लिए, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल है मेजर करना, इसमें आपको वैल्यूज भी मिलती हैं, ठीक है, और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है आपको, इसमें आपको एकदम परफेक्ट वैल्यूज प्राप्त होती हैं। जैसे आपका जो आपका पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं आपका आर से,
ठीक है ना। आर आपको क्या देती है, आर आपको वैल्यूज देती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो कोरिलेशन है दो वैल्यूज के बीच में वो किस तरह का कोरिलेशन है। ठीक है, मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है ना, जो आपको स्कैटर डायग्राम था वो तो आपका लीनियर कोलिनियर, मतलब आपका जो कर्वी लीनियर होते हैं हाइपरबोला टाइप, उनको भी मेजर करता है। बट जो कार्ल पीटरसन का मेथड है ये लीनियर रिलेशनशिप को बताता है सिर्फ आपका। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो रेंज करता है, जो मतलब आर है, आर की जो वैल्यूज आपकी आती है, आर की वैल्यूज आपकी हमेशा क्या रहेगी, -1 से +1 के बीच में आपकी वैल्यूज रहती है। किसकी, जो आपका आर आएगा कोरिलेशन में। ठीक है, अगर पॉजिटिव, अगर +1 आ रहा है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अभी हमने पढ़ा ऊपर परफेक्ट आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो आपका, है ना। और 0 आ गया तो आर की वैल्यू तो मतलब कोई कोरिलेशन ही नहीं ना, नो कोरिलेशन। अभी हमने पढ़ा ऊपर 0 कोरिलेशन था, तो नो कोरिलेशन आपका माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ में जितना ज़्यादा आपका 1 क्लोजर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के, उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, उसकी स्ट्रॉन्गनेस बताता है ना। जैसे मान लो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये 0, ये आपका +1, है ना, और ये आपका हो गया -1। ठीक है, अब मेरे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, अब लॉजिक से बात है, जो जितनी वैल्यूज मेरी यहाँ पर आएंगी वो मेरा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो मेरा क्या होगा, वो मेरा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, और जो मेरी वैल्यूज यहाँ पे आपके आएंगी वो आपको क्या होगा, वो आपके पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इतना सिंपल सी बात है ना। जितनी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी वो पॉजिटिव, और 0 से छोटी होंगी वो आपकी नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कुछ वैल्यूज मुझे मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई मेरी वैल्यू यहाँ पे आई। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ आप मान लो 0 पॉइंट एग्जाम्पल के लिए 0.1 मान लो। ठीक है, नेगेटिव 0.1 हो गया। ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आपका 0 पॉइंट कुछ 7 मान लो। ठीक है, नेगेटिव, है ना। तो इन दोनों में से हाईली नेगेटिव कौन सा होगा, वो जो हाई नेगेटिव कौन सा है, सिंपल सी बात है, ये आपका हाई नेगेटिव हो गया, है ना। जो ज़्यादा -1 की तरफ है वो हाई नेगेटिव कोरिलेशन हो गया उनके बीच में। और जो आपका 0 के पास आ गया नेगेटिव वैल्यूज, ये लो नेगेटिव हो गई। हम लोग को पढ़ा ना हाई नेगेटिव नो नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव के -1 की तरफ वैल्यू जा रही है वो उतना ज़्यादा हाई नेगेटिव होगा। ठीक है, और 0 के पास आ रही है अगर वो वैल्यूज माइनस वाली, तो वो लो आपकी क्या हो जाती है, लो नेगेटिव वैल्यूज आपकी हो जाती है। सेम आपको वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है 2, 0.2। ठीक है, पॉजिटिव में 0.2 आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज आ रही है 0 पॉइंट कुछ आप मान लो 9 आ रही है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी आपकी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सी है, लॉजिक की बात है, जो आपको ज़्यादा +1 की तरफ है वो हाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हाई पॉजिटिव उसके बीच में कोरिलेशन है, और जो आपका 0 के पास वैल्यूज है वो आपकी लो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो क्लोजर टू द +1 और -1 द स्ट्रॉन्गर द कोरिलेशन, जितना ज़्यादा ये इसके पास होंगे उतना ज़्यादा इनके बीच में कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। -1 के पास है तो ज़्यादा नेगेटिव है, +1 के पास है तो ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम बात करें आपकी फॉर्मूले की। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है इसमें आपका ना, आर एक्स वाई मुझे निकालना है। एक्स मतलब क्या होगा, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो मुझे निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी, जो आपका डिस्पर्शन वाला चैप्टर में पढ़ा था उसमें हम सीख चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको वेरिएंस भी निकालना आता है। ठीक, बस क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है। तो कोवेरिएंस का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई का साथ में आपको वेरिएंस निकालना है ना। जैसे हम पहले आपका वेरिएंस निकालते थे तो हम क्या करते थे, सिंपल आपका, जैसे मुझे एक्स का वेरिएंस निकालना है तो दो मेथड इसके होते हैं निकालने के। तो एक मेथड तो आपको ये होता था आपका, है ना, सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वर्ग स्क्वायर डिवाइड बाय एन आपका होता था। ठीक है, फिर एक और आपका होता था क्या, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपको ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस आपका एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले आपके पास होते थे निकालने के लिए। अब जो आपको कोवेरिएंस निकालना है तो ये भी निकालना काफ़ी सिंपल है ना। पहले आपको करते पहले सिर्फ सिंपल एक्स एक्स की वैल्यूज निकाल रहे थे, अब आपके पास वाई भी आ गया है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, जो आपका स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता है इसमें दो दो तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। जैसे क्या हो गया ना, इसको अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे को वाई का भी निकालना है, तो सिंपल जहाँ पे आपका एक्स है ना, इस वाले फॉर्मूले में मैं अगर इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, मैं ये दूसरे फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। इसमें आपको क्या करना है, एक तो सेम जो एक्स है वो तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, पर अब मुझे यहाँ पे वाई का निकालना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक्स की जगह पर मैं यहाँ पे वाई पुट कर दूंगा। तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले आपके पास वाई माइनस वाई बार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया कोवेरिएंस का फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका हो गया कोवेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, क्या, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। सेम यहाँ भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास दो दिख रहे हैं मुझे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय एन, और ये आपका क्या होता है, एक्स बार मल्टीप्लाई एक्स बार। यही ना होता है आपका, देखो यही तो होता है, देखो एक्स, ये जो होता है अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूँ तो ये होता है आपका एक्स माइनस एक्स माइनस आपका एक्स बार का स्क्वायर है, तो एक्स बार माइनस एक्स बार। ठीक है, अब मेरे पास वाई आ गया है, मुझे कोवेरिएंस निकालना है, तो जहाँ पे एक एक्स है उसे आप माइनस कर दो, मतलब एक जो एक्स है उसकी वाई रख दो, सिंपल। ठीक है, ये जो एक्स ये और जो ये है इसकी जगह पे फॉर्मूला तो सेम ही है, जो वेरी कोवेरिएंस का होता है वही, मतलब जो वेरिएंस का फॉर्मूला वही सेम होता है, बस एक एक्स को उठा के मैंने यहाँ कर दिया वाई रख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स बार की जगह वाई बार रख दिया।
ठीक है, समझ में आया ना ये किस तरीके से बना? ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो आप कोवेरिएंस का भी निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये आपके कोवेरिएंस के फॉर्मूले हो गए। ठीक है ना? तो आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए कोवेरिएंस के। ठीक है, दोनों में से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ईज़ी जो होता है यूज़ करना आपके लिए वो कौन सा होता है? वो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, सिंपल ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, सिंपल आप एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, फिर आपने एक्स का निकाला मीन, वाई का निकाला मीन और सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया। ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप इसलिए आपको टेबल बनानी पड़ती है ना, एक्स माइनस एक्स वाई की टेबल बनाओगे, फिर आप फिर वाई माइनस वाई की टेबल बनाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस का। ठीक है, सिंपल ईजी फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, वेरिएंस फॉर्मूला याद है तो सिंपल वहाँ से ड्राइव करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता है। अभी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें अपना फाइंड करते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो काफी सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है मेरे पास, ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट है उसके आप मान लो एक्स यानी कि मैथ, वाई यानी कि साइंस। ठीक है, तो साइंस और मैथ में उसके क्या क्या मार्क्स हैं, दोनों दोनों में दिए हुए हैं, दोनों को एनालाइज करना है। ठीक है, तो अभी सिंपल समझ लेते हैं खाली। तो ये एक्स की कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वाई के कुछ वेरिएबल्स मुझे दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, दोनों को मुझे साथ में एनालाइज करना है, तो बाइवेरिएट डेटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालना है, कोफिशिएंट। ठीक है, जो कि सिंपल काल्कुलेशन का मेथड है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या था, कोवेरिएंस है ना। फॉर्मूले में क्या था, अभी हमने फॉर्मूला देखा था ऊपर, ये रहा कोवेरिएंस डिवाइड बाय आपका क्या हो गया, एस टी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स टी ऑफ वाई। ठीक है, ठीक है, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी देखा हमने। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखा ना आपका, ये रहा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी देखा हमने ऊपर, एक्स इंटू वाई सिग्मा डिवाइड बाय एन माइनस आपका एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला पता है, तो मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए एक्स इंटू वाई का टोटल कितना होता है, सिग्मा क्या होता है। तो मैंने टेबल बनाई हुई है नीचे आपके पास एक। ठीक है, तो ये एक्स और वाई हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक्स और ये वाई, इनका मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका टोटल सिग्मा है कितना आ रहा है, 172। सिग्मा कितना आ रहा है, एक्स वाई का सिग्मा, तो एक्स और वाई का जो सिग्मा आ रहा है वो आ रहा है 172। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है आपको, उनका पेयर पेयर का नंबर ऑफ पेयर्स, ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नहीं लेना आपको, कि एक्स की वैल्यूज भी ले रहे हैं, वाई की वैल्यूज भी आप काउंट कर रहे हैं, तो फिर तो डबल हो जाएगा। ठीक है, एन यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, जैसे एक्स वाई एक पेयर ये हो गया। ठीक है, फिर सेम आपके पेयर पेयर जो है। ठीक है, तो एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेयर्स हैं। ठीक है, तो एन कितना हो गया टोटल 9, एन आपका 9 हो गया। ठीक है, माइनस फिर आपका एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार तो सिंपल निकालना आता है सिग्मा। ठीक है, टोटल जो एक्स की वैल्यूज है उनको टोटल कर दो, एक्स की वैल्यू टोटल 45 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स कितने 9 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो 45 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका एक्स बार 5 हो गया। सेम वाई का भी कर लेंगे, वाई की सारी वैल्यूज को ऐड कर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन निकालना आपको आता ही है ना। तो ये टोटल मैंने करा इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करके, जो मेरे पास कोवेरिएंस की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी नेगेटिव 0.34। ठीक है, ये अभी सिर्फ आपको कोवेरिएंस आया, फिर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम वही होता है, वेरिएंस है, वेरिएंस को रूट कर दो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है ना। तो कि एक्स माइनस जो आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, जो एन 9 था मेरा और मीन एक्स का 5 था, अभी निकाला हमने, है ना। काफी सिंपल है, वेरिएंस है उसी का आपने क्या करना, सिंपल स्क्वायर रूट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने पुट करी, एक्स स्क्वायर का मुझे सिग्मा चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर का सिग्मा क्या होगा, ये सिंपल एक्स है, ये एक्स का स्क्वायर किया, इसका सिग्मा सेम वाई है, वाई का स्क्वायर किया, ये सिग्मा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकाला मैंने, वैल्यूज पुट करी तो मेरे को कितना आया 2.35 आया। सेम वाई को भी आपको आता निकालना, तो ये कितना हो गया 1.19 हो गया। अब सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को जो कोवेरिएंस में आया था माइनस 0.34 और जो वैल्यूज आई थी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई, उसे वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल मेरा निकल जाएगा वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है नेगेटिव 0.75 आता है, जिसका मतलब जो मेरा कोरिलेशन वो नेगेटिव है क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव में आई। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है मुझे, काफी ज्यादा जीरो के पास है ना, दिख रहा है जीरो के काफी पास है, यानी क्या इनमें लो नेगेटिव कोरिलेशन है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसमें, और डायरेक्शन और स्ट्रेंथ है दोनों देख सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है उनमें और क्या डायरेक्शन नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो बाकी दो आपके फॉर्मूलेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।